झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, तो ये अभी तक ऑफिशियली रजिस्टर नहीं हो पाई है। हमें लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि बहुत सारी शक्तियां लगी हैं कि ये लड़का इसको पार्टी रजिस्टर्ड ना हो जाएगा तो दिक्कत करेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत सारे मंत्रियों का फोन गया है, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं का फोन गया कि थोड़ा सा देखिए ये पार्टी को रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। आपके भाषणों में ऐसी क्या खास बात है कि वो मतलब सभी लोग अपने सारे काम धाम सब छोड़कर आपकी सभाओं को अटेंड करने पहुंचते हैं? नहीं, पहला कारण आपने इससे पहले जो सवाल किया था भाषा जी, मैं अपनी भाषा में बात करता हूँ, ठेठ एकदम जो हमारा झारखंड के भाषा अलग हो, सीधे बात शुरू। हाँ, खोटा में एकदम सीधा हमला, जहाँ जो क्षेत्र है अपना जो हमारा भाषा है खोटा कुड़माली का मिक्सअप तो मिला जुला के, कहीं थोड़ा सा हम राड़ भाषा जो राड़ बांग्ला है उसको भी ले लेते हैं। तो जो झारखंड के लोगों की जो भाषा है कहीं कहीं तो थोड़ा सा सादरी को भी हम बोलने का प्रयास कर लेते हैं, बोल लेते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे सुनने का कारण है ठेठ भाषा, झारखंडी भाषा, जिस कारण लोगों का सिंपैथी हमसे जुड़ा है। आज तो हम अवाक रह गए, एक छोटा बच्चा गोद में लिए उसको हवा में उछाले, चूंकि मेरा आदत है बच्चों से खेलने का, जब उसको रोने लगा और रोते रोते क्या बोले बताया, हम बोले हम ठीक है रो रहा है, कौन है हम जानता है, जरा मत। हम बोले यार जब बच्चा रोता है तो मम्मी पापा करता है जी। एक 3 साल का बच्चा वो रो रहा है, वीडियो भी हम शूट आउट किए हैं, तो रोते रोते बोल रहा है जरा मत। तो ये तो प्यार और ये जो माहौल ये झारखंड के इतिहास में नहीं था। एक रो रहा है 3 साल का 4 साल का बच्चा और रोते रोते मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी मम्मी कर रहा है और बोल रहा है जरा मत। हम बोले हम कौन है जान रहा है, जरा मत। तो ये तो कनेक्टिविटी हुई, इसका कारण है सीधा संवाद जनता से, सीधा जनता से बात करना। जनता को कभी ये फील नहीं हुआ कि जरा मातो किसी अन्य ग्रह से आया है। बाकी नेताओं के पास चले जाइए, आपको फील होगा कि यार ये तो मेरे कैटेगरी का है ही नहीं, ये तो मेरे टाइप का है ही नहीं। अभी हम जनता दरबार लगाते हैं, ग्राउंड में लगाते हैं, हम देखते हैं कि 2-4 वीआईपी लोग भी आते हैं, क्योंकि अब टिकट का सामने आ गए हैं ना, तो टिकट लेने के लिए 2-4 करोड़पति अरबपति भी पहुंचते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं, जब हम जमीन में बैठते हैं ना तो ये थोड़ा सा परहेज करते हैं, हम उनके हाव भाव को पढ़ लेते हैं, तब फिर वो कोने में खड़ा हो जाते हैं, बोलते ठीक है आप मीटिंग को कर लीजिए, हम लोग अकेले में बात करेंगे। तो भाई हम तो वही हैं, हम देखते हैं कि जब कुछ बड़े लोग आते हैं हमसे मिलने तो वो कोना में चले जाते हैं, क्योंकि हम बैठे हैं फुटबॉल के मैदान में, मैदान गीला भी है, आप बैठेंगे तो थोड़ा सा कादा भी लग जाएगा, लेकिन हमें कोई परहेज नहीं, क्योंकि हम जनता के सीधे उनके नेता हैं, उनके बीच के नेता हैं। यही चीज़ें मुझे जनता से जोड़ती है। जी बिल्कुल, ये आपके लिए बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक छोटे से बच्चे जिसको अभी अपने जीवन के बारे में, राजनीति के बारे में कोई सेंस नहीं, वो भी आपको पहचानता है, वो भी आपकी सराहना करता है। अच्छा, जब हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो इस दौरान जब नॉमिनेशन के समय कई ऐसी घटनाएं हुई थी आपके साथ, उन्हीं में से एक था जब आप अपना नॉमिनेशन फाइल करने 1 मई को बोकारो के डीसी ऑफिस पहुंचे, तो अचानक रांची पुलिस आपको अरेस्ट करने आ पहुंचती है और आप किसी तरह उनसे अनुमति लेते हैं, अपने एक सभा अटेंड करते हैं। इसी के साथ साथ इसी नॉमिनेशन फाइलिंग फेज के दौरान जयराम कुमार महतो के नाम से और भी जो है नॉमिनेशंस फाइल किए जाते हैं, 4 नॉमिनेशंस फाइल किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये कुछ परिस्थितियां ऐसी सामने आई या मैं कहूँ बनाई गई थी जिससे आप अपने नॉमिनेशन फाइल ना कर सके। हाँ, ये परिस्थितियां बनाई गई थी मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, मानसिक रूप से मुझे तोड़ देने के लिए परिस्थितियां बनाई गई थी, और शायद दूसरा लड़का टूट जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस दौरान सर आप जैसे कि 1 मई के नॉमिनेशन के बाद 11 दिनों तक आप गायब रहे, कोई भी आपने सभा नहीं किया, किसी भी आप इंटरव्यू वगैरह में आप नहीं गए। तो हम जानना चाहेंगे ये 11 दिन आपने कैसे बिताए? आपके जीवन के शायद ये 11 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन थे, क्योंकि जस्ट इसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाला था, आप प्रचार भी अपना नहीं कर पा रहे थे। 12 दिन बाद आपने प्रचार करना शुरू किया। 11 दिन मैंने एक नदी के किनारे बिताया। एक नदी का किनारा था जी, और वहाँ एक छोटा सा पहाड़ था, उस पहाड़ के आसपास अच्छे अच्छे पेड़ थे, उन पेड़ों के नीचे एक चटाई हुआ करता था, और मेरा दिन भर दिनचर्या वहीं बीतता था। और वहीं से मैं आगे की तैयारी, चूंकि नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ था मेरे जो फॉर्म भरे थे मैंने नामांकन का पर्चा, उनमें सवाल या निशान था, इसीलिए मैं 4था पर्चा भर रहा था। और 4था पर्चा भरने में मुझे 7 दिन लगा था। एक एक शब्द को मैं बारीकी से खुद चेक कर रहा था कि इस बार, चूंकि बाकी जो 3 पर्चे मैंने भरे थे वो मैंने अपनी टीम को सौंपा था कि आप इंटरनेट से किसी का भी निकाल लें। जैसे उन्होंने धनबाद से ही अनुपमा सिंह ढुलू महतो, मथुरा महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, नहीं सॉरी हमसे पहले जिन्होंने नॉमिनेशन किया था, अनुपमा और ढुलू महतो, दोनों का उन्होंने पर्चा निकाला था। अर्जुन मुंडा का जो भी जोबा मांझी हैं, और उनको मिला के भरा था। लेकिन फिर भी कुछ कुछ त्रुटियां में उनको लगा कि हो सकता है, हालांकि हुई नहीं।
तो मैंने बाकी जो चौथा पर्चा भरा बिल्कुल अपनी मौजूदगी में भरा और एक एक बिंदुओं को मैंने गंभीरता पूर्वक जांचा, क्योंकि अगर ये पर्चा अगर कुछ कहीं गड़बड़ हुआ और तो हमें लगता है कि दिक्कत हो नॉमिनेशंस में दिक्कत आ नॉमिनेशन जाती में दिक्कत हो जाएगा। चुनाव हारना जितना अलग चीज़ है, चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा तो फिर बड़ा बवाल होगा, जनता को गजब की मायूसी मिलेगी। तो मैं अंडरग्राउंड रहा और उस समय पुलिस का गजब का दबिश था। मेरे जो साथी दिखते थे उनको सीधे अरेस्ट कर लिया जाता था, चाहे रिजवान जी रहें, फरजान जी रहें, संजय जी रहें, इधर दिवेश थे, मंजीत थे और तमाम जो हमारे युवा थे जिनको दिखता था और वो सीधा अरेस्ट कर लिया जाता था। ये माहौल था, गजब का माहौल था। यही आप जो कह रहे हैं कि रांची में भी आपके एक प्रत्याशी को जस्ट नॉमिनेशन के दिन ही अरेस्ट कर लिया गया था। हाँ। अरेस्ट कर लिया गया था। तो इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं कि पहला बात मैंने सारे केसेस में बेल ले लिए थे जो मैंने लगे कि गंभीर है, तो फिर मैं उस केस को कैसे भूल जाता। जबकि उस दिन अगर होगा तो द फॉलो अप में, बायोस्कोप में तथा तमाम चैनल्स में उस समय के डीएसपी का स्टेटमेंट भी है कि जयराम महतो और उनकी टीम पर कोई एफआईआर नहीं होगा क्योंकि इन्होंने सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। जहां 144 लगा है उससे 500-200 मीटर की दूरी पे ये लोग धरने पर बैठे हैं जी। और देखिए वहाँ मेंशन क्या किया है, यातायात डिस्टर्ब हुआ है, अस्पताल का आने जाने का रास्ता है, कई गाड़ियों को डिस्टर्ब हुआ है। कितना झूठ लिखा है उन्होंने। वो जगह चलिए आज भी आपको दिखाते हैं, वो जगह खेत खलियान है, कुछ भी नहीं है। वहाँ दिन भर में बमुश्किल से आधा घंटा में एक बढ़िया मतलब गाड़ी क्रॉस होता होगा। कितना झूठ एफआईआर में इन्होंने लिखा है जी। काफी क्रिमिनल केसेस भी दर्ज किए गए हैं उस दौरान आपके ऊपर। एक केस तो आपको हंसी लगेगा, सियाल जोड़ी का केस। वहाँ क्या लिख के एफआईआर किया गया मालूम है कि जो आंदोलनकारी थे जिनमें और बाकी लोगों में थोड़ी सी झड़प हुई, उस आंदोलन में एक बैनर लगा था और उस बैनर में जयराम महतो की फोटो थी। हद है यार। अगर बीजेपी वाले लोग अगर आंदोलन करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी कोने में मोदी का फोटो होगा। अगर कांग्रेस वाले आंदोलन करेंगे तो किसी कोने में राहुल का फोटो होगा। तो क्या उन पे केस करेंगे? ये मजाक हो रहा है। ये मैंने सही किसी मैंने कानून व्यवस्था के नाम पर ये पता ही मेरा फोटो था बैनर में। वहां उस दिन हमारी कोई उपस्थिति नहीं थी, मेरे संगठन के लोग धरना पर बैठे थे, केवल मेरा फोटो था। चूंकि भाई पार्टी के प्रेसिडेंट हम हैं तो फोटो तो रहेगा ही। केवल मेरा फोटो होने के कारण वेदांता में हमारा नाम से केस होता है। तो सोचिए कि क्या साजिशें हैं। ये मेंटल बोले दूसरा को होता, ये फट जाता, यहाँ से ये गेदी निकल के बाहर आ जाता। लेकिन मैंने वही चीज़ कहा कि जो होगा देखा जाएगा, मौत से बुरा कुछ नहीं होगा। जो होगा देखा जाएगा, मौत से बुरा कुछ नहीं होगा। बीते दिनों रांची में ही सहायक पुलिस पर भी लाठीचार्ज किया गया और उसमें आपके एक पार्टी के एक सदस्य भी मौजूद थे। उन पर भी बहुत ही मैं कहूँ अगर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जिससे आज उनकी स्थिति गंभीर है, वो दिल्ली में एडमिट है। तो सरकार की इस रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सरकार की इस रवैये को हम लोग आवाज़ को दबाने के रवैये से देख रहे हैं। लाठीचार्ज ऐसी परिस्थिति में किया जाता है जब उन्हें लगे कि भीड़ अनियंत्रित है। ठीक है, चलिए भीड़ अनियंत्रित है तो लाठीचार्ज इसलिए किया जाता है ताकि उस भीड़ को तितर बितर किया जा सके। मारने पीटने के उद्देश्य से कभी लाठीचार्ज नहीं होता है जी। जब बहुत आपातकालीन स्थिति आ जाती है कि लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाएगा, तब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन जब प्रदर्शन होता है तो जनरली लोग निहत्थे जाते हैं, केवल अपनी वॉइस को राज करते हैं। वो स्लोगन लगाते हैं, हाथ में उनका कुछ नहीं होता है जी। वो स्लोगन लगाते हैं। तो स्लोगन से विधि व्यवस्था उतनी गड़बड़ नहीं होती है। अगर उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती या फिर कोई ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं तब ऐसी बहुत रेयर केसेस आते हैं जब लाठीचार्ज होता है। तो लाठीचार्ज का उद्देश्य पहला यही होता है कि जो भीड़ अनियंत्रित होकर मतलब किसी और दिशा में बढ़ रही है या फिर कोई मूवमेंट कर रही है उसको मतलब हल्की पुल्की चोटों के साथ या फिर हल्की पुल्की लाठियों की बौछारों के साथ उनको बस तितर बितर किया जाए ताकि किसी का विशेष कोई नुकसान ना हो। लेकिन अगर पीटने के उद्देश्य से अगर किया गया, मारने के उद्देश्य से किया गया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को संज्ञान लेते हुए उन पदाधिकारियों की जांच करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात कही आपने, जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम देखें लोकसभा चुनाव में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन के बाद भी आप प्रथम स्थान पर नहीं आ पाए, तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रह गई होंगी कि जिसके कारण आप चुनाव हार गए। तो आने वाले चुनाव में आप इन गलतियों को किस तरह से देखते हैं और इन पर आप कैसे काम करेंगे? देखिए उन गलतियों पे हम लोगों ने काम करना आरंभ कर दिया है। क्योंकि चुनाव हारने का एक अगर मैं अपने गिरिडीह लोकसभा की बात करूं तो एक कारण ये भी था कि सिंबल का थोड़ा लेट से मिलना और प्लस सिंबल का क्रम संख्या भी नीचे होना। क्योंकि मैं भी खुद जब मैं पीएचडी वाला स्टूडेंट हूँ और मुझे एक बार देखना पड़ा कि 12 नंबर किधर है, मैं घबराहट में था कि भाई किधर है, ठीक से है कि नहीं।
तो सोचिए जो 70 साल की मेरी दादी की उम्र की है, जो मेरी दादी जैसी है, मेरे दादाजी जैसे हैं, उन लोगों की क्या स्थिति होगी। मतलब ईवीएम में जो आपका क्रम था वो सबसे अंत में था, 12 नंबर पे मतलब था। ऐसे 12 नंबर 16 तक था, तो 12 नंबर भी एक कन्फ्यूजिया क्रम है। हाँ। अगर वही टॉप 5 में होता, टॉप 3 में होता, टॉप 4 में होता, तो मैंने वोट का मार्जिन भी और अच्छा खासा होता, थोड़ा आसानी वो रहा। उसके बाद यूथ थे, यूथ में थोड़ा सा जो मैंने, देखिए मेरी खासियत यही है कि झारखंड के लोग पसंद भी इसलिए करते हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी अपनी खामियों को नहीं बताती है। मैं पहला लीडर हूँ जो शायद अपनी खामियों को भी कह देता हूँ। हमारी खामियां रही कि हम लोग यूथ थे, एग्रेशन में थे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए। थोड़ा सा डिसिप्लिन को मेंटेन कर लेते तो चुनाव हमारे हाथ में होता। तो शायद हमें लगता है कि विधानसभा के चुनाव में डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, क्योंकि कल का जो कार्यक्रम था उसमें सख्त हिदायत डिसिप्लिन को लेकर ही दी गई है। अगर वे इस चीज़ को समझ लेते हैं तो हमें लगता है कि चुनाव हमारे पक्ष में होता। और सबसे महत्वपूर्ण वो जो 10 दिन जो मैं अंडरग्राउंड था, पुलिस की दबिश जो चारों तरफ फैली हुई थी, अगर वह 10 दिन मेरे हैंड में होते और मैं अगर ग्राउंड में होता, लोगों के सामने होता, तो शायद 50-60 हज़ार वोट कोई बड़ा अंतर नहीं था। मैं वो ले आता गेंद के 10 दिनों में 50,000-60 हज़ार वोट ले आता और ये चुनाव में जीत जाता। लेकिन कुछ नियति को, एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं आपको अभाव महसूस हुआ इस बिल्कुल आभास रहा। एक 29 साल का लड़का बिना किसी तैयारी के केवल अपने विचारों से चुनाव लड़ रहा था। कोई ना हमारे पास बूथ में प्लानिंग थी, ना हमारे पास कैडर थे। जो वर्तमान सांसद एक बात बढ़िया कहते थे कि जयराम, हालांकि उनकी बात फॉलोअप, एक बात सही थी और एक बात गलत हो गई। उन्होंने कहा था कि जयराम को हम रेस में तभी मानेंगे जब उसके पास 2361 बूथों के एक कैडर होंगे। ये बात सही थी, 2361 बूथों के कैडर, लेकिन वो रेस में मानेंगे, ये बात उनकी फॉलोअप हो गई क्योंकि हम रेस में रहे। 3.5 लाख वोट हम लेके आए। एक बात उनकी गलत हुई, लेकिन हाँ एक बात उनकी सही रही। 2361 जो कैडर जिन्होंने कहा था वर्तमान सांसद महोदय ने, हाँ ये ठीक कहा था, सही है। हमारे पास अगर कैडर होते हैं तो एक कैडर कम से कम 5 वोट ही अगर अराइज करता तो 2000 कैडर कितना अराइज करते हैं। अच्छा खासा आपको मार्जिन में आपको फर्क और मार्जिन आता। दूसरा बात, बूथ मैनेजमेंट। 1000 बूथ ऐसे थे जहां हम लोग लगता है कि मतलब शायद मजबूत स्थिति में एजेंट नहीं थे। अगर होते तो मान के चलिए, बूथ के एजेंट का मतलब क्या होता है, बूथ की टीम का मतलब क्या होता है। एक जो चुनाव से ठीक पहले शाम को बाकी पॉलिटिकल पार्टियां एक लिफाफा देती हैं, उस लिफाफे में कुछ किताबें, माने कलम होता है, कागजें होती हैं और बूथ की पर्चियां होती हैं, और कुछ लोग देते हैं और कुछ भी। तो उससे कम से कम उसमें 10 लड़के होते हैं। 2 लड़के मान के चलिए, एक लड़का अंदर बैठा है, 2 लड़के आपके बाहर में पर्चियां काट रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं कि आप जाइए वोट करने के लिए। बाकी लड़के गांव में घूम रहे हैं और कह रहे हैं, याद हो ना छपुआ, 12 नंबर, 16 नंबर, 10 नंबर फर्स्ट डे में हो, ई छपुआ। तो उससे क्या होता है, अगर 10 लोगों को उन्होंने कन्विंस किया है तो 2 लोग जरूर वोट करते हैं। जी बिल्कुल। तो बूथ मैनेजमेंट मस्ट होता है। बूथ मैनेजमेंट हमारे पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम लोग अनमेच्योर्ड थे। इस बात को हम लोग स्वीकारते हैं। लोकसभा में हम लोग अनमेच्योर्ड थे, लेकिन उम्मीद है कि विधानसभा में हम लोग बहुत मैच्योरिटी के साथ चुनाव लड़ेंगे। बूथ मैनेजमेंट में कहीं कोई खामी नहीं होगी, कैडर्स बनाने में भी कोई खामी नहीं होगी, और इनकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। कल का जो सम्मेलन किया गया था इन्हीं विषयों पर किया गया था। कल हमने कोई भाषण नहीं दिया, इसलिए फर्स्ट टाइम आप मेरा भाषण सुनिए। कल का भाषण जो कि पूरे राज्य का कार्यक्रम था, मेरा भाषण इंटरनेट में कहीं नहीं है। सारे कैमराज ऑफ थे, सारे मोबाइल ऑफ थे, क्योंकि मैं कल स्पष्ट जिस तरह बैठकर बात करना चाहता था वो मैंने किया। और उससे सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे जेएमएम की अगर नेता की बात करें तो आप चले जाए, उन्होंने भी अपने पेज को हायर किया था बेंगलुरु या कहीं की टीम से, सूचना मिली जाती है। आजसू के भी स्पॉन्सर कर रही थी, यानी पर डे की उनकी एक्टिविटी पेज में होगी, आप जाके देख लीजिए। वो अगर एक दिन कोई बड़ा कार्यक्रम करते थे तो 2 दिन रेस्ट करते थे जी। 2 दिन वो फील्ड में होते ही नहीं थे, 2 दिन अपने वार रूम में होते थे, और वो कूटनीति करते थे कि कैसे अगला को डैमेज कैसे करना, ये कूटनीति करते थे। और जयराम महतो सुबह 5 बजे सोता था, 7-8 बजे जगता था, बिना ब्रश किए, बिना नहाए धोए, उन्हीं कपड़ों में, बदबूदार कपड़ों में फिर गाड़ी में बैठता था, उसी तरह कुल्ला करते हुए खाना खाता था। फिर कार्यक्रम करते 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 फिर रात 12, 1, 2, 3, 4 बज जाते थे मेरे कार्यक्रम में। यानी अगर काश मैं भी प्रत्येक 3 दिन मेहनत करने के बाद, 3 दिन वर्क करने के बाद, अगर एक दिन मैं अपने 4 लड़कों को लेकर एक वार रूम में बैठता या फिर पारासनाथ की चोटी में मैं बैठता तो चुनाव में जीत चुका होता। ये भूल हुई हमसे कि केवल मैंने कार्यक्रम ही किया, केवल मैं जनता के बीच ही गया। कभी कभी वार रूम भी होना चाहिए, ये मैंने नहीं किया।
मैं लगातार जनता के बीच रहा, लगातार। यही हमारी खामी रही। जी, ये आपने अभी जिक्र किया पारसनाथ की चोटी, तो आपका एक बयान काफ़ी वायरल है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पारसनाथ की चोटी और झुमड़ा पहाड़ की चोटी से आप सरकार चलाएंगे। तो इससे हमें इसका मतलब है कि पहाड़ की जब आप बात करते हैं तो एक मजबूती की बात करते हैं, जब आप प्रकृति की बात करते हैं तो सत्य की बात करते हैं, मजबूती की बात करते हैं। पहाड़ यानी मजबूती का प्रतीक है, पहाड़ यानी खोखला नहीं, पहाड़ यानी मजबूत। तो एक मजबूत सरकार पहाड़ से ही चलेगी। उसका एक संदेश यही कि हम एक मजबूत सरकार चलाएंगे और जो लोग गलत करेंगे वे एकदम निशाने पे रहेंगे।